और लगभग 14 लाइव एनकाउंटर मैंने पार्टिसिपेट किए हैं, जिनमें बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए। तो ये जो फ्रंट फेस पर तो लड़ना चाहोगे या फिर बैकएंड टीम की तरह अपनी फौज को साथ दे देना? वो कभी भी पीछे की चीजें याद नहीं आती उस समय। एक अलग ही जज्बा होता है कि यार मुझे जिसके लिए तैयार किया गया था वो कुछ एक चंद मैं मतलब उन फौजियों में हूँ, उन सैनिकों में हूँ जिसको ये मौका मिल रहा है। मुझे भी अगर सेना आज ही मुझे बोलती है कि आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं अभी इसी वक्त जाने के लिए तैयार बैठा हूँ। और ऐसे ही हमारे, आप चाहे झुंझुनू में देखो, चाहे पूरे राजस्थान में देखो, पूरे देश में देखो, अब सर्विसमैन जितने भी हैं वो इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जिसने 1999 में कंधार हाईजेक किया था, तो उसका मुख्य हैंडलर था मसूद अजहर का भाई वो, और जिसके लड़के ने पुलवामा अटैक किया उमर फारूक ने, वो दोनों भाई इसमें मारे जा चुके। राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं झुंझुनू के अंदर मौजूद हूँ और जिस हिसाब से देश का अंदर युद्ध की स्थिति है वह बन रही है, और मेरे साथ पुलवामा हमले का बदलो लेने वाला जगह सिपाही हा, जगह फौजी हा, तो मेरे साथ मौजूद ही बन की कहानी जानेगा कि हिसाब से दुश्मना ने बै ढेर करा, कि हिसाब से बदलो लियो, और आज की जी एक्चुअल स्थिति चाल रही है बी के अंदर के उसका है। साथ ही अगर बढ़ने दोबारा मौका मिला है फौज के अंदर जान को, तो के बैठ जाऊँगा। बिल्कुल वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है और इन्फॉर्मेटिव होने वाला, तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लास्ट तक बनाना। साथ मौजूद ही रविंद्र जी फौजी, और काफ़ी साल तक ये सेना में अपनी सेवा भी दी है। अभी रिटायर्ड ये हुई, तो जगह जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर इलाका है, अंतर्राष्ट्रीय जी की सीमा ही पर ही अपनी ड्यूटी दी ही। तो वहाँ से जान लगा कि कुछ हालात जी वक्त भी जहाँ। सबसे पहले तो भाई साहब राम राम। नमस्कार, राम राम। मैं ये जानना चाहूँगी कि फ़ौज के अंदर अपनी सेवा दी है, काफ़ी साल फ़ौज ने अपना जीवन का दिया ही, और भी दौरान थारी ड्यूटी बॉर्डर के इलाका के अंदर भी रही। तो कोई यहाँ कोई एक्सपीरियंस तारा याद आवे कि जी के अंदर दुश्मन की आँख थारा ऐसे मिली हो, मतलब वो मंजर हो, वो वॉर को, वो युद्ध की वह स्थितियाँ वह रही हूँ? बिल्कुल। देखो, कारगिल युद्ध के बाद अगर हम डायरेक्ट लड़ाई की अगर बात करें, तो एक ही सिचुएशन है, CICT, काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी का जो इलाका है वो, आप चाहे नॉर्थ ईस्ट को ले लो, चाहे कश्मीर रीजन को ले लो। वैसे मेरी पोस्टिंग की बात करूँ तो मैं पुंछ राजौरी में, केरी सेक्टर में, वहाँ पे फेंस पे भी रह चुका, जहाँ पे अम्बुस में और इन फायरिंग के दौरान इन्फिल्ट्रेशन जो टेररिस्ट करते हैं उन ऑपरेशनों में वहाँ पे हिस्सा थे। और उसके बाद में आप सियाचिन ग्लेशियर, गलवान, अपना पेंगोंग सो लेक जहाँ फिंगर इलाका है वहाँ पर पोस्ट रह चुका, जहाँ पे चाइनीज़ पेट्रोल के सामने आपको फेस टू फेस करना पड़ता था, लेकिन वहाँ पर झड़प उस समय नहीं हुई थी। जब मैं 55 RR पुलवामा में पोस्टेड था, तो उस समय ये जो टेररिस्ट हैं, स्पेशली जिसने पुलवामा अटैक किया था, जो उसका सह मास्टरमाइंड था कामरान गाजी, उसके ऑपरेशन में मैं इन्वॉल्व था। और लगभग 14 लाइव एनकाउंटर मैंने पार्टिसिपेट किए हैं, जिनमें बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए। तो ये जो लड़ाई की अगर हम बात करें, तो सिर्फ एक वही पार्ट आता है कि आप टेररिस्ट से 1-to-1 फाइट में अगर रहे हो, तो हाँ, वो मेरा एक्सपीरियंस है। हिजबुल के चीफ रियाज नाइकू को उसका ऑपरेशन प्लान करने और उसको मारने के अंदर मैं शामिल था, और उसके अंदर उसी ऑपरेशन में मुझे सेना मेडल मिला था। तो ये एक पार्ट रहा है मेरी ज़िंदगी। अगर भी स्थिति की बात करी जाए, क्योंकि जो कि भी एक्चुअल स्थिति नाफा देखा कि बॉर्डर एक तरफ भारत की सीमा है, दूसरी तरफ दूसरे देश की सीमा है, दोनों तरफ की फौज खड़ी है और बा लड़ाई जो चाला है, फौज यहाँ का मन में के रहे है। देखो, आज का माहौल आप देख लो, चाहे कोई भी लड़ाई की आप बात कर लो, फौजी हमेशा जिसके लिए तैयार किया जाता है, जिसकी ट्रेनिंग उसको दी जाती है, अगर वो समय, वो दिन उसके सामने होता है, तो वो सब कुछ भूलता है। मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, मुझे कभी भी पीछे की चीज़ें याद नहीं आती उस समय। एक अलग ही जज्बा होता है कि यार मुझे जिसके लिए तैयार किया गया था वो कुछ एक चंद मैं मतलब उन फौजियों में हूँ, उन सैनिकों में हूँ जिसको ये मौका मिल रहा है दुश्मन से लड़ने का। तो उस समय मैं या कोई भी सैनिक जो है ना, अपनी मैक्सिमम ट्रेनिंग और मैक्सिमम उत्साह के साथ उसका रिटेलिएशन करता है। मतलब जो को जज्बो है कयो जाए अपने देश के फौजिया के लिए, वो सारो भी जहाँ मौका भी मिला है और फौजी दिखावी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी भाई साहब, युद्ध की स्थिति ही में देश के अंदर बन रही है। आफा कहवा तो लगभग अनाउंसमेंट ये चीज़ की कुनी हुई है, लेकिन अगर बात करी जाए टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी सामने देश कन भी है, इंडिया कन भी है।
सेना और फौज पाकिस्तान कन भी है और भारत कन भी है कि यहाँ को खास है, यहाँ को वह है कि चाहे आप 1971 की लड़ाई की बात करा या पुलवामा अटैक की बात करा या फिर कोई भी लड़ाई की बात करा, वो भारत जीता है। यहाँ को की कुछ खास है। देखो, आज के अगर इस ऑपरेशन की बात करें, जो अभी पहलगांव हमले में जहाँ पे हमारे 28 निर्दोष निहत्थे लोगों को, नागरिकों को धर्म पूछ के जो मारा गया, उसके बाद में जो रिटेलिएशन हो रहा है, उसके मैं 2-4 पार्ट आपको बताता हूँ कि जो आप पूछना चाह रहे हैं कि भैया इसका रिएक्शन जो हुआ है उसमें मतलब डिफरेंस क्या है। तो पहली बात तो ये है कि ये डायरेक्ट ऑफेंस नहीं है, मतलब अब ग्राउंड फोर्सेज का ऑफेंस नहीं है। ग्राउंड फोर्सेज अपने डिफेंसिव मोड में बैठी हैं, जो बॉर्डर पे सेनाएं हमारी बैठी हैं, वो ऑफेंस में मतलब अटैक करने के लिए पाकिस्तान की तरफ नहीं गई, पहला। दूसरा, ये रिटेलिएशन है उस कैंपों के ऊपर जिन्होंने ये ऑपरेशन प्लान किया। तो अभी इसमें चेंजिंग तो ये हो गई कि आज का दौर जो कन्वेंशनल वारफेयर हम जो देख रहे हैं, इस दौर में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं कि जैसे आप ड्रोन अटैक मान लो या मिसाइल अटैक मान लो, ये ज़्यादा बढ़ गए, मतलब टेक्निकली ज़्यादा चला गया। और अगर ग्राउंड मतलब को अगर कब्जाने की अगर बात होगी तो ही सिक्योरिटी फोर्सेज या ग्राउंड फोर्सेज, जिनको इन्फेंट्री हम बोलते हैं, वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है, हम कैसे जीत सकते हैं, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो, शुरुआत जब हुई थी ना, तो सबसे पहला टेक्निकल चीज़ों पे हम बात करते हैं। जैसे हमारी फोर्सेज ने 6 से 7 मई की रात को जो मुरीद के, जो लाहौर के पास में है, जो लश्कर तोयबा का हेडक्वार्टर है, उसके बाद बहावलपुर जो राजस्थान में बीकानेर के सामने है, जो जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, और मुजफ्फराबाद जो हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है, उन तीनों हेडक्वार्टरों सहित 9 जगहों पे एयर स्ट्राइक की, मतलब मिसाइल से और ड्रोन से। तो उसमें सबसे बड़ी बात कि हमारी एक्यूरेसी आप देखिए हमारी फोर्सेज की, जो उनके DGISPR ने भी क्लेम किया है, वहाँ की पॉपुलेशन भी क्लेम कर रही है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे टारगेट, हमारी मिसाइलें जो है वो हिट हुई हैं, और जिन जिन चीज़ों को टारगेट किया गया था, 9 की 9 टारगेट जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए। तो एक तो एक्यूरेसी आ गई इसमें कि हमारी जो टेक्निकली इक्विपमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। दूसरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चाइना का HQ-9 सहित जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाए और उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है। और तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके बाद में जो आगे चीज़ें कि उसके बाद में जब वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ, तो उसमें क्या क्या हमने अचीव किया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। सबसे पहला, वो टेररिस्ट ग्रुप जिन्होंने प्लान किया, उनको तो हम लॉन्च पैड पे या कश्मीर रीजन में मारते आए, लेकिन जहाँ से ये ऑर्गेनाइजेशन चलती थी उसके ऊपर आज तक स्ट्राइक नहीं हुई, जो आज अभी 6 से 7 मई की रात को हुई। तो उनमें पूरा का पूरा उनका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, जो उनके घर थे और उनके मदरसे थे, उनकी मस्जिदें थी, वो उड़ा दी गई। और उनमें जो मारे गए हैं उनका मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं जल्दी से, कि जैसे मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर जो उनका चीफ है, उसने खुद ने क्लेम किया, ये कोई पब्लिकली हम नहीं बोल रहे, उसने खुद ने एक लेटर पे लिखा है कि अगर इस मामले में मैं भी मारा जाता तो अच्छा होता, क्योंकि मेरे परिवार के 14 लोग इसमें मारे गए, उसकी बहन, उसके बहनोई, उसके भाई। और कौन से भाई? जिसने 1999 में कंधार हाईजैक किया था, तो उसका मुख्य हैंडलर था मसूद अजहर का भाई, वो, और जिसके लड़के ने पुलवामा अटैक किया, उमर फारूक ने, वो दोनों भाई इसमें मारे जा चुके हैं, और उसके 14 फैमिली मेंबर भी मारे जा चुके हैं। और मुरीदके में जो लश्कर तोयबा का जो हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर पे अपना हाफिज सईद का बेटा, उसका दामाद, उसके 5 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। उनकी वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी, सोशल मीडिया पे चल रही है कि उनको जो है उनकी सेना, पाकिस्तान की सेना और उनके बड़े जो हुक्मरान हैं, वो उनको मतलब अंतिम विदाई दे रहे हैं। मतलब ऐसा बाबा ये केस का कि काफ़ी साल से जितनी भी जंग ही, जितना भी आतंक अपने देश के अंदर हुआ है, बट सबको बदलो एक साथ ले लियो गए, ईंट को जवाब पत्थर से दे दियो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ और है, आगे अगर आप रिटेलिएशन देखें तो पाकिस्तान ने उसके बाद हमारे 15 जगहों पे, पहली मतलब जो नाइट थी उस पर 15 जगहों पे, जिनमें पंजाब की 8 जगह हैं, राजस्थान की 3, जम्मू की 3 और गुजरात की 1, 15 जगह पे उन्होंने अपने ड्रोन और अपने मिसाइल से अटैक किया, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार बात यह है कि सब जगह S-400 डिप्लॉय नहीं है, खासकर राजस्थान की जैसे जैसलमेर में जो अटैक हुआ है, सब जगह S-400 डिप्लॉय नहीं है। यहाँ पे जो हमारे लोकल एयर डिफेंस सिस्टम हैं,
वो चाहे आप आकाश मिसाइल की बात करो, चाहे और जो भी हमारे लोकल एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बिल्कुल प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैक्सिमम उन्होंने 99% सक्सेस मतलब जो है वो दी है। तो ये भी एक परीक्षण का टाइम है कि हमने युद्ध के समय में अपने एयर डिफेंस जो इक्विपमेंट है उनको चेक कर लिया। और अगर आप एनिमी की तरफ देखें, पाकिस्तान की तरफ से, तो जो उनके एयरक्राफ्ट थे, ड्रोन्स थे और मिसाइलें थी, वो सारी की सारी 81% जो उनका इक्विपमेंट है वो चाइनीज़ इक्विपमेंट है। तो हमारा सबसे बड़ा जो अगर काउंटर अगर में करना है तो चाइना है। और उसके वेपनरी आप देख लो कि उनके वेपन को हमारे एयर डिफेंस जो है वो डिटेक्ट भी कर पा रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी कर पा रहे हैं। और हम जब रिटेलिएशन कर रहे हैं तो उनका चाइनीज जो इक्विपमेंट है वो ना तो उसको पकड़ पा रहा है, ना उसको डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। मतलब पाकिस्तान का नापाक इरादा ही संभवतः अब तो बनका पूरा को नहीं उसके। साथ ही एक सवाल मेरे यूँ भी रहेगा कि पिछले अगर युद्ध की बात करी जाए, चाहे 1971 की लड़ाई की बात करी जाए, और पुलवामा तक आता आता बहुत सारो बदलाव हो, वो टेक्नोलॉजी में भी आयो और शायद बॉर्डर की वह सीमा पर लड़ाई में भी आयो होगो। कितनों के अंतराल रही होगो, कितनी की चीज़ों में बदलाव रही होगो और कितनों के अंतर थोड़ा सब दिखने मिला। कारगिल से आप ले लो, कारगिल जो लास्ट हमारा जो मतलब डायरेक्ट अगर हम उसको ऑपरेशन विजय था, लेकिन उसको हम अगर वार की स्थिति में देखें तो कारगिल के बाद से कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी चली गई है। अभी अगर आपको ग्राउंड पे कब्जा या नहीं करना, या आपका कब्जा अगर कोई छीन रहा है तो उसको रिटेलिएट नहीं करना। तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम इतने कैपेबल हो चुके हैं, हमारे पास इतना साजो सामान अस्त्र शस्त्र हैं कि हम दोनों मोर्चों पे, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। और मैं सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जीत ये मानता हूँ कि इसमें जो हम टारगेट लेके चल रहे थे कि चलो हमें जैश का हेडक्वार्टर उड़ाना है बहावलपुर में, हमें मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर उड़ाना, वो तो हमने उड़ाई। उसके बाद चाइना का या पाकिस्तान का जो कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। लाहौर के अंदर उनका जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था उसको हमारे ड्रोन्स ने डिस्ट्रॉय किया है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा, जो हम उनके वेपन के अगेन हमारी टेस्टिंग करना चाह रहे थे, वो हमारे एयर डिफेंस की भी टेस्टिंग हो गई। और आपको एक एडिशनल चीज़ और बता देता हूँ, अभी तक आज जो आप वीडियो बना रहे हैं, अभी तक टोटल उनके 10 एयरक्राफ्ट जो है वो गिराए जा चुके हैं, जिनमें 2 F-16 हैं, एक राजस्थान में गिरा है जैसलमेर में, जिसका पायलट भी पकड़ा जा चुका है, जिंदा है। दूसरा कश्मीर रीजन में गिरा है। 5 J-17 F-16 अमेरिकन मेड है, J-17 चाइनीज़ है, ठीक है। और एक J-10 एयरक्राफ्ट गिरा है, एक उनका अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम का जो बड़ा एयरक्राफ्ट था वो भी गिर गया। तो टोटल 10 एयरक्राफ्ट हमने उनके गिराए हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो फालतू में झूठा दिखाया जा रहा ना नैरेटिव कि हम पाकिस्तान ने हमारे एयरक्राफ्ट गिरा दिए, राफाल गिरा दिया, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जब राफाल गया ही नहीं तो गिरा कहाँ से दोगे आप? हम तो सिर्फ अभी तक उन वेपन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी फोर्सेज जो यहाँ हमारे इलाके से उनको हिट कर रही हैं। बिल्कुल जी। अभी एक सवाल मेरे यूँ भी रहने वाला है, युद्ध की स्थिति बन रही है, अगर युद्ध हुए और फौजियान दोबारा जो रिटायर्ड फौजी बनने दोबारा सेना में जाने को मौका मिला, XYZ जितना भी फौजी आ रहे हैं रिटायर्ड उनमें से थे भी शामिल हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो के थे जाओगा? देखो मैं एक चीज़ बता दूं, राजस्थान की जिस भूमि से हम आते हैं, झुंझुनू शेखावाटी की जो भूमि, इसमें पुराना अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बहुत वीर हैं जो हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, हमारे आदर्श हैं, ठीक है। लेकिन आज की मैं बोलूँ, मैं मेरे मन की बात बोलता हूँ, अगर मुझे या कोई भी जो एक्स सर्विसमैन है, हालांकि हमारे संगठनों ने खुल करके इसको बोल भी दिया और लोगों ने इसके ऊपर मतलब अपनी राय रख भी दी, लेकिन मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, अगर सेना किसी को भी इंक्लूडिंग मैं, मुझे भी अगर सेना आज ही मुझे बोलती है कि आपकी रिक्वायरमेंट है, तो मैं अभी इसी वक्त जाने के लिए तैयार बैठा हूं। और ऐसे ही हमारे, आप चाहे झुंझुनू में देखो, चाहे पूरे राजस्थान में देखो, पूरे देश में देखो, सर्विसमैन जितने भी हैं वो इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि काश ये मौका हमें दिया जाए। अगर ये वॉर बढ़ता है, फुल फ्रेम वॉर डिक्लेयर होता है, अगर सेना को रिक्वायरमेंट होती है तो सब जाएंगे। बिल्कुल। एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि वॉर की स्थिति अगर बना है, वॉर अगर हुआ है, तो फ्रंट फेस पर तय लड़ना चाहोगा या फिर बैक एंड टीम की तरह अपनी फौज को साथ नहीं, वो एक प्रोसीजर होता है उसका। जैसे जो रिटायर्ड हैं उनकी मेडिकल कैटेगरी कैसी है, उनकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर तारे मन की बात कोई पूछे और फौज तारे मन के हिसाब से ताने आगे लेके जाओ, मैं मेरे मन की बात ये बोलूँगा कि इसमें अगर रेजिमेंट भी छोड़ें, रेजिमेंट जिस रेजिमेंट से मैं हूँ, ग्रेनेडियर रेजिमेंट से, अगर उसकी कोई बटालियन इसमें पार्टिसिपेट मान लो जहाँ पे भी ये बढ़ता है वहाँ नहीं करती है, तो मेरी दिली इच्छा ये है कि जिस भी रेजिमेंट की वहाँ डिप्लॉयमेंट है मुझे उसमें भेजा जाए। ये मेरी मन की इच्छा है।
बिल्कुल, बहुत ही शानदार भाई साहब को कहना है। साथ ही जी हिसाब से स्थितियां बन रही हैं और जो कुछ भी देश के अंदर हो रहा है, अगर स्थिति बने हैं तो काफ़ी सारा युवा देख रहा होगा। मैं भी कमेंट करके ज़रूर से बताऊंगा कि मैं भी अपने देश के लिए भी बॉर्डर पर जाके लड़ाई करने के लिए तैयारी। साथ ही जो जानकारी इजा आफान भाई साहब से मिली, बाकी किसी थान लगी कमेंट बॉक्स में तारी राय जरूर से देनी, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और थारो प्यार अपनी खबर के साथ टाइम बनाए रखना। राम राम।